ज़िंदगी हमेशा एक नया मौका देती है। सरल शब्दों में उसे कल कहते हैं। वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा लेक्चर है मैक्स वेबर पर आधारित है। और इसके पहले हमने इमाल दुर्खीम साहब को आपको डिस्कस कर चुके हैं। ये NTA UGC नेट JRF के लिए समाजशास्त्र विषय पर सेकंड पेपर होता है जो उस पर बेस्ड है। और यहाँ पर आपको NTA से फुल प्रिपरेशन करवाई जाएगी। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लेक्चर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो देखते हैं आज का लेक्चर मैक्स वेबर पर क्या क्या विचारण पर देखते हैं। बिंदु मेन पॉइंट है क्या क्या है इनके। समाजशास्त्रीय सिद्धांत, आदर्श विधि और समाजशास्त्रीय सिद्धांत के संबंधित पूंजीवादी। और आपका इधर है मैक्स वेबर का धर्म पद्धति शास्त्र क्या है और इनका धर्मशास्त्र क्या है मैक्स वेबर की, और उनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं, कौन सी रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, उन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इससे आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। और आपको ये बुक लेनी है तो आप बुक ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जा कर के परचेस कर सकते हैं अमेज़ॉन से। और इसको PDF फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उसको प्राप्त कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर मैक्स वेबर पर आधारित है। देखते हैं प्रसिद्ध समाजशास्त्री, ये मैक्स वेबर प्रसिद्ध समाजशास्त्री दार्शनिक, ये देखिए आपका इधर प्रसिद्ध समाजशास्त्री दार्शनिक मैक्स वेबर ज्यूरिस्ट तथा राजनीतिक अर्थशास्त्री के साथ प्रशासनिक चिंतन के रूप में भी विख्यात। मैक्स वेबर का जन्म, यानी कि ये समाजशास्त्री न होकर के भी आर्थिक और राजनीतिक शास्त्र के प्रशासनिक चिंतन थे मैक्स वेबर साहब। और इनका जन्म की बात करें तो मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को जर्मनी के F2 शहर में हुआ था। ये मैक्स वेबर साहब बचपन से ही समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र विषय जैसे में रुचि रखते थे। और 1892 में मैक्स वेबर ने एक विधि छात्र के रूप में हीगलवर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। और आगे चलकर इन्होंने जूनियर वकील के रूप में भी कार्य किया है, पढ़ाई की है। और 1896 ईस्वी में इन्होंने रेफरेड परीक्षा पास की, जो ब्रिटिश तथा अमेरिका कानूनी प्रणाली के बार एसोसिएशन की परीक्षा के समकक्ष थी। किसके समकक्ष थी? जो ब्रिटेन और अमेरिका के कानूनी प्रणाली के बराबर थी एसोसिएशन की परीक्षा। और 1889 ईस्वी में इन्होंने वाणिज्यिक भागीदारी के कानूनी इतिहास पर शोध प्रबंधन लिखा और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। ये बर्लिन के विश्वविद्यालय में विधि संकाय के प्रोफेसर बने। ये मैक्स वेबर आपके ये बर्लिन विश्वविद्यालय था, वहाँ पर ये विधि संकाय के प्रोफेसर बन गए मैक्स वेबर। और उसके पश्चात पहले ये अर्थशास्त्र का प्रोफेसर बनने के साथ साथ सोशल पॉलिटिक्स में शामिल हुए थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में भी अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है वेबर साहब ने। और आगे देखते हैं, इसके अतिरिक्त इन्होंने क्षेत्र में योगदान तो दिया ही दिया है। और प्रथम विश्व युद्ध में भी इसका योगदान रहा है। 14 जून 1920 में की बात करें तो इनका 14 जून 1920 में इनकी डेथ हो गई थी, ये मृत्यु हो गई थी, इसको याद करना है। और जर्मनी समाजशास्त्री मैक्स वेबर जर्मनी के थे। मैक्स वेबर का समाजशास्त्रीय विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैक्स वेबर समाजशास्त्र के एक ऐसे प्रत्यक्षवादी विद्वान हैं जिन्होंने अध्ययन विधि के रूप में अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण से प्रभावित किया है। और समाजशास्त्र की व्याख्या करते हुए वेबर साहब कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक, यानी इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग, बोध करता है, यानी कि अध्ययन करता है, जिसके कारण सामाजिक क्रिया तथा इसके गतिविधियों तथा परिणामों की रचना सहित व्याख्या संभव हो पाती है। ये आपका ये लिखा है, एक मैक्स वेबर का है। मैक्स वेबर पर आधारित इन्होंने ये अपने विचार व्यक्त किए थे समाजशास्त्र में। इसको देख लीजिएगा, इसको बंद कर देते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, मैक्स वेबर का समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या है, यानी कि सोशोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ मैक्स वेबर। मैक्स वेबर क्या क्या पद्धति है, कैसे सिद्धांत उनके, इस पर डिस्कस करते हैं। मैक्स वेबर साहब सामाजिक क्रिया के अध्ययन पर विशेष बल देते थे और उनका मानना भी था, कहना था कि समाज का अध्ययन हमें
मूल्यों से मुक्त नहीं हो सकता। समाजशास्त्र का अध्ययन है जो मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता, यानी कि जो सामाजिक क्रियाएं हैं समाजशास्त्र का एक केंद्रीय अध्ययन बिंदु है। इन्होंने सामाजिक क्रियाओं को समाजशास्त्र का एक केंद्रीय बिंदु माना था और उनके उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण अध्ययन करने से है। मैक्स वेबर का साहब सामाजिक क्रिया उसका अर्थपूर्ण अध्ययन करने से है। और वेबर ने सामाजिक क्रिया का विश्लेषण करते हुए सामाजिक क्रिया को शारीरिक क्रिया से अलग बताया था। इन्होंने अध्ययन किया और बताया कि जो सामाजिक क्रिया है और शारीरिक क्रिया ये दोनों अलग अलग हैं। और वेबर का मानना भी था कि कोई भी शारीरिक क्रिया सामाजिक क्रिया का रूप ले सकती है, क्योंकि सामाजिक क्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध पाया जाना आवश्यक है। मैक्स वेबर का कहना था कि जो सामाजिक क्रिया है कि और शारीरिक क्रिया का रूप ले तो सकती है, क्योंकि सामाजिक क्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध पाया जाना भी अति आवश्यक है। और व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आकर अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है। जब हम अपनी किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में हम आते हैं या आप आते हैं तो अपने व्यवहार को नियंत्रण करता है। ऐसे में उन्होंने एक दूसरे की सांस्कृतिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होता है, यानी कि हमारा कल्चर आपको पता पड़ेगा और आपका कल्चर हमको पता पड़ेगा, तो जिसके कारण उनके बीच में संबंध विकसित होते हैं। इसी कारण हमारे और आपके बीच में संबंध जो विकसित हो जाते हैं और यही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने पर हाथ मिलाकर उसका अभिवादन करता है, यानी कि जब हम आपसे मिलेंगे आप किसी और से मिलते हैं तो उसका हाथ मिलाकर या हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी हाथ जोड़कर अभिवादन करता है। जब आप सामने वाले से हाथ जोड़ेंगे तो वो भी आपके सामने हाथ ही जोड़ेगा और हाथ मिलाना चाहेंगे तो वो भी हाथ मिलाएगा, यानी कि जैसा करोगे वैसा ही होता है। इसलिए समाज में व्यक्ति जो आदतें विकसित होती हैं वे प्रत्येक समाज में अलग अलग होती हैं। समाज की अलग अलग विकसित आदतें हैं। हमारे समाज में कल्चर अलग रहता है और आपका अलग रहेगा। हमारे यहाँ हाथ जोड़े जाते प्रणाम किया जाता है और आपके यहाँ कहीं और किया जाता हो, किसी के यहाँ कहीं और किया जाता है। ये अलग अलग है, अलग अलग समाज में अलग अलग वो पाई जाती हैं। और इसके बाद देखते हैं समाजशास्त्री सिद्धांत से संबंधित एक आदर्श विधि देखते हैं मैक्स वेबर साहब की। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक अध्ययन विधि में आदर्श विधि की अवधारणा का भी वर्णन किया है। उन्होंने समाज को बताया कि आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक अवधारणा यानी कि एनालिटिक कॉन्स्ट्रक्ट है। इसके द्वारा एक शोधकर्ता समाज में समान तथा असमान प्रवृत्तियों का पहचान करता है, यानी कि जो रिसर्च स्कॉलर होता है वह समाज में समान और असमान प्रवृत्ति हैं उसकी पहचान करता है। वेबर का मानना था कि आदर्श विधि है वह है ना तो वह सांख्यिकी रूप से एक औसतम इकाई है और न यह उपकल्पना है, न हाइपोथेसिस न सांख्यिकी है। वह आदर्श विधि को एक मानसिक अवधारणा मानते थे। मैक्स वेबर साहब जो आदर्श विधि बताते थे कि जो है आदर्श विधि वह एक मानसिक अवधारणा है जिसके कारण ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बोधगम्य संबंधों को संगठित कर समझने की कोशिश की जाती है। बोधगम्य को समझने की कोशिश की जाती है और इस प्रकार की परिस्थितियों का निरीक्षण कर इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक परीक्षीय दृष्टिकोण को अपनी विश्लेषणात्मक अवधारणा का आधार बताया था मैक्स वेबर ने। और आदर्श प्रारूप एक अमूर्त अवधारणा है, ये हम देख नहीं सकते, जिसकी कल्पना शोधकर्ता शोध के संबंधित समुचित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आदर्श प्रारूप को हम तीन भागों में देख सकते हैं जो निम्न प्रकार हैं। देखते हैं, फर्स्ट है इनकी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं का आदर्श प्रारूप, जिनमें पश्चिमी देश प्रोटेस्ट एथिक्स तथा आधुनिक पूंजीवाद को आदर्श प्रारूप में चित्रित किया जाने की प्रक्रिया। और सेकंड है आदर्श प्रारूप ऐतिहासिक तत्वों को अमूर्त तत्वों का विश्लेषण भी करता है, यानी कि जो आदर्श प्रारूप है वह अमूर्त तत्वों का भी कहीं ना कहीं विश्लेषण करता है, जिसको अनेक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में देखा जा सकता है, जैसे अधिकारी तंत्र है, नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी तथा सामंतवाद है। ये आदर्श प्रारूप पर अध्ययन करते हैं कि थ्रू ही अध्ययन करते हैं। और आदर्श प्रारूप विवेकपूर्ण तथा तर्कसंगत तरीके से एक विशेष प्रकार के व्यवहार का द्वारा तैयार किया जाता है। और वेबर का मानना था कि आदर्श प्रारूप का अर्थ हम नैतिक मूल्यों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। वेबर का मानना था कि जो आदर्श प्रारूप है वह नैतिक मूल्यों से हम नहीं जोड़कर नहीं देख सकते और न ही इसे आदर्श क्रिया के रूप में भी देखा जाना चाहिए। आगे देखते हैं मैक्स वेबर का समाजशास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण पूंजीवाद इस पर डिस्कस करते हैं। वेबर ने पूंजीवादी सोच की व्याख्या करते हुए आधुनिक समाज के लक्षणों की एक सूची तैयार की तथा उन लक्षणों के आधार पर जो पूंजीपति समाज के
सामान्य लक्षण थे उन्होंने आदर्श प्रारूप में रखा था। मैक्स वेबर ने जो पूंजीपति सोच की व्याख्या करते हुए आधुनिक समाज में जो हमारे लक्षण थे, लक्षणों के आधार पर पूंजीपति समाज में एक सामान्य लक्षण थे, उनको आदर्श प्रारूप में रखा था वेबर साहब ने। और इन्होंने सामाजिक क्रियाओं का ऐतिहासिक संदर्भ में भी उल्लेख करके अध्ययन के बाद उन्होंने 4 प्रकार का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है तार्किक क्रियाएं। तार्किक क्रियाओं से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो तर्क और विवेक पर आधारित होती हैं। जो तार्किक क्रिया होती है और तर्क और विवेक पर आधारित होती है। इन क्रियाओं में साधन तथा लक्ष्य दोनों में एक विवेकपूर्ण संबंध स्थापित होता है। और सेकंड पॉइंट है मूल्यों पर आधारित क्रियाएं। यह वह क्रियाएं हैं जिनमें व्यक्ति अपने व्यवहार तथा अपने मूल्यों की कसौटी पर खरा उतारता है। जैसे एक जहाज के कैप्टन का डूबते जहाज से उतरकर नहीं भागना। जब कोई जहाज डूबता है तो उसका कैप्टन होता है, वह जहाज से उतरकर कभी नहीं भागता है, वह बचाना चाहता है। सबको मूल्य पर आधारित होता है, क्योंकि व्यवहार को अपने मूल्यों पर कसौटी पर खरा उतारता है। और थर्ड पॉइंट है संवेगात्मक क्रियाएं। मनुष्य की जो संवेगात्मक जो क्रियाएं होती हैं हमारी, उन क्रियाओं का भी बोध करती हैं जो मनुष्य के संवेग पर आधारित होती हैं। इन व्यक्तियों का धार्मिक विश्वास, उनके परिवार के सदस्यों के साथ उनका संबंध, उनके सभी संवेगों या संवेदनाओं पर आधारित होता है। इसे संवेगात्मक क्रियाएं कहते हैं। और फोर्थ पॉइंट है उनका परंपरागत क्रियाएं। इन क्रियाओं में सामाजिक क्रियाओं तथा परंपरागत का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसके कारण व्यक्ति के व्यवहार पर जो परंपरा से जुड़े होते हैं, जो हमारे व्यवहार को एक संयुक्त परिवार के सदस्य की इकाई धार्मिक कार्यों का पालन परंपरा से जोड़ते हुए कारण माना था। और ठीक उसी प्रकार कुछ सामाजिक परंपराएं होती हैं जिनका पालन हम लोगों को समाज के सदस्य के होने के नाते करने होते हैं और करते भी हैं। वेबर का मानना था कि आधुनिक समाज में जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं को जो तार्किक सामाजिक क्रियाओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए। और यही आवश्यक नहीं है कि आधुनिक समाज में जिन क्रियाओं को हम देखते हैं, यानी कि आज के समय में जो हम जिन क्रियाओं को देखते हैं, वे सभी तार्किक क्रियाओं के अंतर्गत आती हों, ऐसा भी नहीं है। बल्कि आधुनिक समाज में मूल्यों पर आधारित क्रियाएं, संवेगों पर आधारित क्रियाओं के साथ साथ परंपरागत क्रियाओं को भी व्यवहार में प्रयोग करने के लिए देखा जा सकता था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सामाजिक क्रियाएं एक स्वतंत्र रूप में पाई जाने वाली क्रियाएं हैं। और अब हम देखते हैं मैक्स वेबर का पद्धति शास्त्र। समाजशास्त्रीय अध्ययन के सिद्धांत में मैक्स वेबर के पद्धति शास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है। वेबर ने सामाजिक क्रियाओं एवं समाजशास्त्र में प्राकृतिक घटना एवं सामाजिक क्रियाओं के आधार पर भेद किया था। और प्राकृतिक घटनाएं ना तो अर्थपूर्ण होती हैं और न ही इनका कोई उद्देश्य होता है। जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं आपकी, जो यह ना तो कोई अर्थपूर्ण उद्देश्य होती है, ना इसका कोई उद्देश्य होता है, जबकि सामाजिक क्रियाएं अर्थपूर्ण एवं उद्देश्यपरक होती हैं। कितनी अच्छी बात है। जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं वह ना तो अर्थपूर्ण होती हैं और ना उद्देश्यपूर्ण होती हैं। लेकिन वेबर का मानना था कि जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं वह अर्थपूर्ण भी होती हैं हमारी, और उद्देश्यपरक भी होती हैं। प्राकृतिक विज्ञान में सार्वभौमिक नियम पाए जाते हैं। जो प्राकृतिक विज्ञान होती है उसमें सार्वभौमिक नियम पाए जाते हैं, जो सभी समयों, स्थानों एवं कालों में समान होते हैं। लेकिन अगर हम समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्रीय नियम में ये विशेष नहीं पाया जाता है। वेबर ने पद्धति शास्त्र की विशेषताएं भी बताई हैं, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट है इनका, वेबर ने समाजशास्त्र को निर्वचनात्मक या अवबोध समाजशास्त्र कहा था, क्योंकि वेबर का मानना था कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं में अर्थपूर्ण अवबोध पर बल दिया जाता था। और सेकंड पॉइंट है, प्राकृतिक विज्ञान की भांति वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए कार्य कारण संबंधों के आधार पर भी व्याख्या करने पर बल दिया था। थर्ड पॉइंट, वेबर ने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति अपनाने पर बल दिया था। जो वेबर साहब थे उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति पर अपनाने पर बल दिया था, क्योंकि इस विधि के द्वारा हम समाज की समानता और असमानता को ज्ञात कर सकते हैं। ये तुलनात्मक अध्ययन पद्धति उन्हीं की है, वेबर साहब की। इसको भी याद करना है क्योंकि ये नेट में कई बार पूछी जा चुकी है। और आगे देखते हैं, वेबर ने घटनाओं के अध्ययन के लिए कुछ चयनात्मक तथ्यों के रूप में तथ्यों के अध्ययन ही करने पर बल दिया था, तथा जो तथ्य उचित होते हैं उसे छोड़ देने को कहा है मैक्स वेबर ने। और आगे का पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट है, वेबर ने सामाजिक घटनाओं की वस्तुनिष्ठता पर बल दिया था
और मूल्यनात्मक निर्णयों से दूर रहने की बात की, क्योंकि मूल्यनात्मक अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, ये सोशलॉजी है, यह क्या है का अध्ययन करना होगा। यानी कि हमें समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन करना होगा, क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं करता है। यानी कि कोई भी होता है उसमें क्या है का ही अध्ययन किया जाता है। कोई घटना घट रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो हमें उसका प्रत्यक्ष देखना है कि कहाँ पर घटना घटी है, तो कैसी घटी है, उस पर हम देखते हैं। क्या होना चाहिए इसको नहीं देखते हैं। अच्छा हो बुरा हो, सही गलत, उचित अनुचित आदि के आधार पर हम व्याख्या या मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। यह वैज्ञानिक नहीं है। जो जिस रूप में है समाजशास्त्री उसका अध्ययन उसी रूप में करते हैं। और मैक्स वेबर का हम धर्मशास्त्र देखते हैं। वेबर ने समाजशास्त्र अध्ययन में वेबर ने धर्मशास्त्र थियोलॉजी का उपयोग उल्लेखनीय किया है। इन्होंने विश्व के सभी धर्मों का अध्ययन कर धर्म तथा आर्थिक व सामाजिक घटनाओं के बीच में संबंधों को दर्शाने का प्रयत्न किया था। वेबर साहब ने विश्व के 6 प्रमुख धर्म पर अध्ययन किया था। फर्स्ट है हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, यहूदी और कन्फ्यूशियन एवं ईसाई का अध्ययन किया था वेबर साहब ने। ये 6 धर्म हैं प्रमुख। अध्ययन के पश्चात उन्होंने बताया था कि जो आधुनिक पूंजीवादी केवल पश्चिमी देशों में ही नहीं सबसे पहले आए थे। पहले क्यों आए, यानी कि वेबर ने 6 धर्मों का अध्ययन करके बताया था कि जो आधुनिक पूंजीवादी थे यह केवल पश्चिमी देशों में ही क्यों पहले आया। इसके लिए उन्होंने विभिन्न धर्मों में पाई जाने वाली धार्मिक आचरण पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा उनका आर्थिक व सामाजिक संगठनों से संबंधों का विश्लेषण किया। और मार्क्स की भांति जो मैक्स वेबर थे उसी की भांति वेबर ने सामाजिक संरचना एवं सामाजिक जीवन में आर्थिक कारण को ही महत्वपूर्ण माना था। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। परंतु मार्क्स की भांति वे आर्थिक कारणों को मानव के सामाजिक है, राजनीतिक, धार्मिक तथा साहित्य, कलात्मक और दार्शनिक जीवन को निर्धनता करने का बल एकमात्र कारण नहीं मानते थे। वेबर ने धर्म की समाजशास्त्री विवेचना करके निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले हैं, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट है धार्मिक एवं सामाजिक आर्थिक घटनाएं परस्पर एक दूसरे से निर्भर होती हैं। जो धार्मिक और आर्थिक घटनाएं होती हैं हमारी, वह परस्पर एक दूसरे पर ही निर्भर होती हैं। इसमें से किसी एक को निर्णायक मानना उचित नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, आर्थिक और धार्मिक घटनाएं। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक एवं आर्थिक आधार पर किसी घटना की विवेचना नहीं करनी चाहिए, वरना अन्य कारणों पर भी ध्यान रखना चाहिए। और आगे देखते हैं वेबर ने धार्मिक कारणों को एक परिवर्तनीय तत्व मानकर उनका आर्थिक तत्व अन्य सामाजिक घटनाओं पर प्रभाव ज्ञात करने का प्रयत्न किया। और वेबर साहब ने सभी धर्मों का उल्लेख न कर केवल उनके आदर्श प्रारूप का उल्लेख किया था। सभी धर्मों का उन्होंने उल्लेख नहीं किया, उन्होंने सिर्फ आदर्श प्रारूप का उल्लेख किया। इसी प्रकार उन्होंने अपने आर्थिक कारणों को भी आदर्श प्रारूप को ज्ञात किया। इन्होंने धर्म के अध्ययन में आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग किया था। और अब हम देखते हैं मैक्स वेबर की पुस्तकें जो कौन कौन सी हैं। बहुत ही ज़रूरी पुस्तकें हैं, क्योंकि एनटी ने कई बार ये पुस्तकें पूछी हैं, तो इसको भी याद करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट पुस्तक इनकी द प्रोटेस्ट एथिक्स एंड द रिप्रिंट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 में प्रकाशित हुई थी आपकी। और सेकंड पुस्तक है द रिलीजन ऑफ इंडिया 1916 में प्रकाशित हुई थी। और थर्ड है इनकी द रिलीजन ऑफ चाइना, यह 1916 में प्रकाशित हुई। और फोर्थ द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन 1922 में प्रकाशित हुई। और द सिटी 1922 में प्रकाशित हुई। ये 2 पुस्तकें 1922 में प्रकाशित हुई थी आपकी। और द मैथोलॉजी ऑफ सोशल साइंस और द जनरल इकोनॉमिक्स हिस्ट्री और द रिलेशन एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूज़िक, द रैशनल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ म्यूज़िक। ये आपकी पुस्तकें हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, क्योंकि एनटी ने कई परीक्षाओं में कई बार पूछा है इनको। तो ये लेक्चर आज का हमारा समाप्त हुआ, मैक्स वेबर पर आधारित था। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा कार्ल मार्क्स के ऊपर, देखेंगे कार्ल मार्क्स के क्या क्या विचार हैं उनकी। काल्पनिक पूंजीवादी है, किन किन ने इनके विचार दिए हैं। सेंट साइमन है, आपके रॉबर्ट ओब्रेन है, और मैक्स वेबर का
देख लिया और इसके बाद कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। और इस प्लेटफॉर्म पर आपको पूरा एनटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेक्चर कवर को कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।